सामने हैं संजय दानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और भिलाई नगर पालिका निगम में लगभग 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, विधायक के प्रतिनिधि के रूप में सभी जगह में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। आज नगर निगम के विषय में जो भिलाई में चुनाव होने हैं और आगे की आगामी विषय पे चर्चा करके बताएंगे। देखिए, भिलाई नगर में जब भिलाई के नगर निगम का अस्तित्व जब आया तो हम लोग सब पहली बार भिलाई नगर निगम में पार्षद के रूप में निर्वाचित हो गए। एक नई व्यवस्था में हम शामिल हुए थे। उस समय हम सब पार्षदों को एक अधिनियम की बुक दी गई, नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 एवं नियम। हमको ये कहा गया कि हमारा पूरा नगर निगम इस अधिनियम के बुक की और इस नियम के अनुसार चलता है। मगर कहीं न कहीं मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में जो स्थानीय सरकार है वो आने वाले जो समय में जैसे 10 साल में परिसीमन की एक प्रक्रिया है, एक नियम है कि 10 साल होने के बाद परिसीमन हर वार्डों का आपको करना है। उस परिसीमन की प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे न सिर्फ निगम भिलाई नगर निगम अधिनियम 1956 के नियम के अवहेलना धज्जियाँ उड़ाई गई है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए उसकी भी अवमानना की गई। इस संबंध में अभी आपके द्वारा या संगठन के द्वारा किस प्रकार की? नहीं, हमको जो हमने जो अधिनियम की में जो हमारे में जानकारी है कि एक हमारे यहाँ धारा 10 है। धारा 10 के तहत धारा 10 ये कहती है कि जब आप परिसीमन करेंगे तो हर वार्ड में जनता समानुपात में होनी चाहिए, मतदाता समानुपात में होना चाहिए और वार्ड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट होने का मतलब ऐसा नहीं कि वार्ड की सीमा बहुत अधिक लंबी हो। उसके पीछे आशा ये रहता है कि बराबर समान रूप से हम उस वार्ड में विकास के कार्य कर सकें। अभी जो भिलाई नगर निगम में जो परिसीमन के संबंध में जब इन्होंने परिसीमन किया है उसमें बहुत सारे इन लोगों ने इन सारी चीज़ों की अनदेखी की गई। हमने इस बात को लेके मैंने जिलाधीश महोदय, संभागायुक्त जी के पास उनके पास भी ज्ञापन दिया और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने अपनी बात को उठाया और ये सब बात के बाद मैंने यहाँ के दुर्ग जिले के सांसद माननीय विजय बघेल जी के समक्ष ये सारी बातें रखी और वैशाली नगर विधानसभा के हमारे माननीय विद्याधर भसीन जी जो विधायक हैं उनके समक्ष भी ये बातें रखी। हम लोग सब पार्षद जो इस मुद्दे से जुड़े हैं हम उनको माननीय सांसद जी को और माननीय विधायक जी को साधुवाद देते हैं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ हमें मार्गदर्शन दिया बल्कि माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दर्ज की गई है वो याचिका हमारी रजिस्टर्ड होगी, स्वीकार कर ली गई है और उसमें शायद 6 तारीख के बाद में सुनवाई है। हम इस उम्मीद के साथ कि आगे भी उनका हमें मार्गदर्शन, उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का भी हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। और ये परिसीमन ये छोटा मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है कि निश्चित रूप से हमारे प्रदेश नेतृत्व को इसको हाथों हाथ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले आगामी जो चुनाव है भिलाई नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जहाँ से एक राजनीतिक मैसेज, एक राजनीतिक संदेश जाता है। क्योंकि ये मिनी भारत है, लघु भारत का एक स्वरूप है, इसलिए यहाँ की एक व्यवस्थाएँ अलग अलग है। यहाँ एक बीएसपी प्रबंधन है प्लस नगर निगम का प्रशासन मूलभूत सुविधाओं के प्रति जवाबदेह है। तो अभी जो परिसीमन को लेके जो सारी जो गलत प्रक्रिया अपनाई गई, चाहे जातिगत समीकरण की बात हम करें तो मैंने अभी सूचना के अधिकार में हमने एक चीज़ मांगी थी कि भिलाई नगर निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस आधार पे आपने उस वार्डों का आरक्षण किया है। तो उन्होंने उनके जो सहायक गणना अधिकारी का ये कहना है कि भिलाई नगर निगम में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो गणना की गई है वो सिर्फ परिवारों की गणना की गई है। हमारे पास जनसंख्या के गणना के संबंध में कोई भी दस्तावेज या कोई भी रिकॉर्ड ये हमारे विभाग में उपलब्ध नहीं है। तो हमने उनसे ये पूछा, जब आपके पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो आपने वो जो वार्डों का जो आरक्षण किया है या आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो किस आधार पर किया है, ये जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला ये सिर्फ ऐसी काल्पनिक आधार है। तो मेरा ये मानना है कि काल्पनिक आधार पे किसी वार्ड के आप आरक्षण किस आधार पे कर रहे हैं? आपने कैसे, आपके कहने भर से थोड़ी हो जाएगा कि ये वार्ड आरक्षित हो गया, अनारक्षित हो गया। अगर ज़मीनी सत्यापन नहीं है
आप ज़मीन पे जाके नहीं कर रहे हैं तो आपने वास्तविकता कहाँ से लाई? वास्तविकता से तो आप दूर हैं, अनभिज्ञ हैं। इसलिए हमको चुनाव जीतना है। हमारे अभी देखिए क्या हो रहा था, सबसे पहले जब हम 2000 में हम महापौर का जब भिलाई में निगम चुनाव हुआ, उस समय महापौर का जो ये चयन होता था वो सीधा चुनाव था, प्रत्यक्ष प्रणाली के साथ। अभी जब से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भाजपा ये कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने इस नियम को बदला और अभी इन्होंने ये किया है कि पार्षद लोग मिलके महापौर का चयन करेंगे। मेरा इस चैनल के माध्यम से कहना है कि जब प्रत्यक्ष चुनाव था तो कोई भी पार्टी, कोई भी राष्ट्रीय दल या अन्य दल एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनती थी जो निश्चित रूप से बुद्धिजीवी हो, उसे सारे विषयों का ज्ञान हो और कहीं न कहीं वो शिक्षित भी हो और उस कहीं तकनीकी रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उसको शासन प्रशासन के नियमों का ज्ञान हो, नियमों का भी, अधिनियम का भी ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को जो उसकी समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा हो। अभी जो आप ये बोल रहे हैं कि जो पार्षद लोग चुनेंगे, तो पार्षद चुनने में हर आदमी, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि पार्षद चुनने में आपकी हर आदमी स्वतंत्र है और लड़ने की पात्रता रखता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में जिसकी छवि अच्छी नहीं है, वो अपने धन और बल पे वो मान लीजिए चुन लिया गया और आगे वो महापौर भी बन गया, तो उसका स्वभाव उसी, जिस प्रकार की उसकी कार्यप्रणाली, उसी स्वभाव के अनुरूप वो कार्य करेगा। उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शहर के बारे में अच्छा सोचेगा या शहर को अच्छा स्वरूप देने में उसकी कोई सोच होगी। मतलब प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे जो निधि आती है, जिसके आधार पे हम विकास के कार्य करते हैं, उस विकास के कार्यों में उसकी कोई बहुत अपनी कोई भूमिका होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं नहीं समझता कि अगर ये, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, सबको अपनी चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसे भिलाई एक ऐसा नगर निगम है जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग रहते हैं और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे काम करने के लिए आपको एक तो नगर निगम प्रशासन है, दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन है। उन दो संस्थाओं से आपके बीच में सामंजस्य बना के विकास की धारा, विकास की गति को देना पड़ता है। उसमें आप निश्चित रूप से मैं समझता है किसी जानकार आदमी को, किसी बुद्धिजीवी आदमी को और किसी तकनीकी आदमी को, जिसको नगर निगम अधिनियम का ज्ञान हो और नगर निगम का अच्छा खासा उसको अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी वार्ड के किसी आदमी जिसकी जो विचार हो वार्ड तक सीमित है और अचानक से उसको तो आप महापौर की जिम्मेदारी दोगे, तो कहीं न कहीं वो एक कठपुतली बन के रह जाएगा और अपने हर डिसीजन के लिए, हर बात के लिए वो कहीं न कहीं किसी अपने वरिष्ठ नेताओं या किसी प्रदेश सरकार के उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। उसकी खुद की कोई अपनी सोच नहीं होगी और ये मेरे ख्याल से किसी भी शहर के लिए और किसी भी नगर के लिए एक घातक सिद्ध होगा। तो दानी जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर भिलाई की जनता, जो जागरूक जनता है और सबसे शिक्षित जनता बोलना चाहिए प्रदेश की है, वो अब जो उसका प्रत्यक्ष महापौर चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें अब बाधा उत्पन्न हो गई है और प्रत्यक्ष महापौर नहीं चुन पाएगी, तो क्या भिलाई की जनता कांग्रेस को इस प्रकार का मैसेज दे पाएगी कि अब उन्हें मतलब जनता के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से आपने जो बोला जनता के अधिकारों का हनन निश्चित रूप से मैं यहाँ प्रदेश के मुखिया से जानना चाहता हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो प्रत्यक्ष प्रणाली की जिसके माध्यम से जो चुनाव हो रहा था उसमें ऐसी कौन सी खामियां थी? आपने क्यों उस सिस्टम को चेंज किया? और आप पार्षदों के माध्यम से पार्षद लोग चुन के आएंगे तो उसमें तो ये होगा कि क्षमता, जिसकी क्षमता है वो आदमी कहीं ना कहीं वंचित हो जाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो आप अगर बोलेंगे मतलब आपके अनुसार जो चले, मतलब अगर गलत भी कर रहा है तो आपको उस चीज़ को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मुखिया बोल रहा है और वो कहीं न कहीं अपने आप को उभार नहीं पाएगा और अपने क्षमता के अनुरूप कार्य वो नहीं कर पाएगा। हमेशा वो दबाव में कार्य करेगा और उसको इस बात का भय हमेशा सताएगा। अभी देखिए जैसे पार्षद लोग चुन गए, मान लीजिए कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है
और महापौर मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता उससे खुश नहीं हैं, तो पार्टी के पार्षदों को, बाकी पार्षदों को ये अधिकार होगा कि उसके खिलाफ अविश्वास ले आएं और उसको उस अच्छे आदमी को हटा के फिर एक ऐसे व्यक्ति को आप ला दें जो आपके अनुसार आपकी आप गलत को गलत बोले और सही के छोड़ दिए, जो गलत है वो जो करवाना चाहे उसके आपके अनुसार चलें। तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था है, मैं समझता मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ये जो आप, क्योंकि भिलाई नगर निगम से लगी हुई ध्रुव नगर पालिका निगम है, जहाँ पे अभी प्रत्यक्ष प्रणाली में नए चुनाव हुए हैं और उस पर भी महापौर का चयन किया गया है, जिसमें महापौर की स्वतंत्रता के विषय में भी आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल निश्चित, क्यों नहीं। मैं नहीं, देखिए ये हमारे यहाँ लोग दो व्यवस्थाएं हैं। एक विधानसभा की अपनी व्यवस्था है, विधायक हैं आपके शहर में, विधायकों का काम अलग रहता है, पूरे शहर को आपको देखना है। और जहाँ तक महापौर की बात है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को प्रदत्त की जाती है, उसके प्रति उसकी जवाबदेही होती है। तो मैं बोलता हूँ किसी भी पद के व्यक्ति को, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सभापति हो, उनको कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दिए जाए। क्यों नहीं स्वतंत्रता प्रदान क्यों नहीं करते आप? वो हमेशा अगर दबाव में कार्य करेगा तो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कैसे करेगा? और पहले से ही अगर आप बोल दोगे कि इस आदमी में क्षमता नहीं है, किसी आदमी की काम जब वो काम करेगा तभी उसका क्षमता का, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसके कितने कैपेबल है, उसका पता तभी चल सकता है। पहले से अगर बोल देंगे कि नहीं ये तो काम ही नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं होता। हर आदमी कोई सीख की ना सीख, जब आदमी काम